हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय सुरवे और आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो डिपेंडेंट है इकोनॉमी पे, इकोनॉमी में आने वाले अप्स एंड डाउन्स, वो सारी चीज़ें और इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी बेसिक जो चीज़ें होती है वो हम लोग इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। वंस अगेन वेलकम टू दी ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम सहज इंस्टीट्यूट। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट पार्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का फर्स्ट पार्ट और उसका फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड, जिसमें कि सब कुछ डिपेंडेंट है, मतलब हर एक चीज़ जो भी हमारे सराउंडिंग में हो रही है, जो भी एग्जिस्टेंस है, सब कुछ इकोनॉमी में है। ये पूरा के पूरा सब्जेक्ट टोटली इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। सो हाउ, क्या चीज़ें उसमें आती है और क्या नहीं, लेट अस नो। Every economy in the world has its own characteristics or features by which it is known or identified. हर एक इकोनॉमी का कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और किसी न किसी तरीके से वो जाना जाता है। हर एक इकोनॉमी अपनी कुछ ना कुछ खासियत के लिए जानी जाती है। इकोनॉमिक्स आर कंपेयर्ड विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स। कुछ फीचर्स हमें नीचे दे रखे हैं, नीचे है आपके ग्रुप में, आप देख सकते हैं। कुछ फीचर्स दे रखे हैं, उन फीचर्स के ऊपर से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इकोनॉमी किस चीज पे डिपेंडेंट है। इंडिया हैज as a distinct nation came into existence on 15th August 1947. Let us highlight the part of MCQ. 15th August 1947 called the Independence Day of India, which marked the end of British rule over the India. जिस दिन ब्रिटिश रूल जो वो था वो खत्म हुआ। After that, independent India has completed 66 years of self-rule on 15th August 2013. 2013 में हमने पूरे 66 years complete किए। This period is long enough to evaluate the position and performance of the country to enable comparison with the other countries in the world, as well as evaluate its own progress over the year. इतना टाइम बहुत काफ़ी है कि खुद को एक स्टेज से अब ऊपर के स्टेज में लाया जाए, जिसमें हम लोग दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर खुद को कर सकें। With this view in mind, the current lesson provides the features of Indian economy. इस चैप्टर में हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ डिटेल्स दी हुई है। फीचर्स, देयर आर 3 फीचर्स। इन्होंने 6 फीचर्स दे रखे हैं। लो पर कैपिटा इनकम, हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हाई लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विच इज पॉजिटिव फीचर, और एक प्लान्ड इकोनॉमी। ये हर एक चीज को डिटेल में जानते हैं। लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? लो पर कैपिटा इनकम, India is known in the world as a country with low per capita income. इंडिया को पूरे वर्ल्ड में लो पर कैपिटा इनकम से भी जाना जाता है। पर कैपिटा इनकम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। जो हमारा इनकम होता है वो हम लोग नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन, हम लोग पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। इट गिव्स द आइडिया अबाउट द एवरेज अर्निंग ऑफ एन इंडियन सिटीजन इन द ईयर। जो सिटीजन है, हम लोग जो है हमारी कंट्री में हम लोग कितना अर्न करते हैं उसका आइडिया आता है। पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट किया जाता है ओवर द पॉपुलेशन। इवन थ्रू दिस मे नॉट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल अर्निंग ऑफ ईच इंडिविजुअल। India's per capita income for the year 2012 and 13 is estimated 39,168. This comes to about 3,264 per month. Per person, per capita income 3,264 in the year 2012 and 13. If we compare India's per capita income with other countries of the world, then it can be seen that India is well behind many of them. For example, the per capita income of US is 15 times more that of India, while China's per capita income is more than 3 times of India.
चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी इंडिया से वो 3 टाइम्स ज़्यादा थी, और यूएसए की जो थी वो 15 टाइम्स ज़्यादा थी। मतलब हम लोग इसके ऊपर से देख सकते हैं कि हमारी इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो इन सारे देशों से कम है। यूएसए की हमारे से 15 टाइम्स ज़्यादा उनकी पर कैपिटा इनकम है, और चाइना की बात करें तो चाइना की पर कैपिटा इनकम इज मोर देन 3 टाइम्स, हमसे 3 टाइम्स ज़्यादा चाइना वालों की पर कैपिटा इनकम है। एक है हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, मे बी द सेम रीजन। इंडिया इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। दिस कैन बी द पार्ट ऑफ एमसीक्यूज कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आफ्टर चाइना। चाइना इज द फर्स्ट और चाइना के बाद सेकंड नंबर इंडिया का आता है। As per 2011 census, India's population stands at more than 121 crores. ये 2011 का सेंसस है, एवरी 10 years ये सेंसस फाइंड आउट किया जाता है, ये 2011 का था जिसमें 121 करोड़ पॉपुलेशन फाइंड आउट किया गया। It increased at a rate of 1.03% during 1990 and 2001. ये जो 1990 और 2001 में थी उससे ज़्यादा फाइंड आउट किया गया, कितना 1.03 in 2011. The main cause of fast rise in India's population is the sharp decline in death rate, while the birth rate has not decreased as fast. जितने कंपैरिजन जितना डेथ रेट नहीं हो रहा था उससे ज़्यादा बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा था, तो उसके वजह से ये कारण है जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रहा था। That rate is defined as number of people died per thousand of the population, per thousand of population. ये डेथ रेट फाइंड आउट किया जाता है, इसको बोलते हैं डेथ रेट। व्हाइल बर्थ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पीपल टेकिंग बर्थ पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। पूरे पॉपुलेशन में से पर थाउजेंड के बेसिस पे ये बर्थ रेट फाइंड आउट किया जाता है। बर्थ रेट जो होता है वो पर थाउजेंड के बेसिस पे होता है। इन 2010 the birth rate was 22.1 person per 1000 population, while death rate was 7.2 person per 1000 population. Low death rate is not problem. In fact, it is a sign of development. Death rate कम है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समवेयर कि अगर बर्थ रेट ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, इनफैक्ट द साइन ऑफ डेवलपमेंट, समवेयर ये डेवलपमेंट का पार्ट भी है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा। Low death rate reflects better public health system, but high birth rate is a problem because it directly pushes the growth of population. After 1921, India's population increased very fast because birth rate declined very slowly while death rate declined very fast. From 49 in 1921, the birth rate declined 22.1 into 2010, while during the same time period, death rate declined from 49 to 7.2. Hence, the population growth was very rapid in India. इसी कारण की वजह से पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा था इंडिया में। डेथ रेट कम हो रहा था, उसके सामने बर्थ रेट ज़्यादा ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। डेथ रेट कम होता जा रहा था, यानी कम लोग मर रहे थे और उससे ज़्यादा लोग जन्म ले रहे थे। Heavy population pressure has become a major source of worry for India. Population बढ़ने की वजह से एक टाइप ऑफ वरी हो गया, क्योंकि इतने ज़्यादा इक्विपमेंट, इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है कि हम लोग इतने सारे लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पाए, तो वो एक तरह का प्रॉब्लम भी क्रिएट हो रहा था। इतनी तरीके से हम लोग उनको प्रोवाइड कर पाए। इट हैज़ put burden on the public expenditure to mobilize enough resources to provide public education, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास न होने के कारण हम लोग इतनी सारी पॉपुलेशन को मेंटेन यानी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके कंपेयर में इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल न होने के कारण। थर्ड टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। Majority of India's working population depends on agriculture activities to pursue their livelihood. In 2011, about 58% of India's working population was engaged in agriculture. मतलब in 2011 की बात है जहां पर 58% of India's working population was
58% लोग बिजी थे इंगेज इन एग्रीकल्चर। ये लोग एग्रीकल्चर में 58% लोग इंगेज थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे कि जितना एग्रीकल्चर होगा, तो एग्रीकल्चर हो रहा है इसलिए वो खुद के लाइवलीहुड जो जी पा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ दिस, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लिटिल ओवर 17%। 17% ही वो जीडीपी में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है हमारा जीडीपी, उसको सपोर्ट कर रहा था। A major concern of agriculture in India is that productivity in this sector is very less. There are many reasons for this. There is a heavy population pressure on land to sustain a huge number. Due to population pressure on land, the per capita availability of land area is very low and not available for existing higher output. 2. Since per capita land availability is less, a majority of people are forced to become agricultural labor, working at lower wages. Lower wages पे वर्क करने के लिए भी लोग तैयार थे। wages जो वो अर्न कर रहे हैं, लाइक जो हार्ड वर्क करके अर्न कर रहे हैं, उनको wages मिलते हैं, तो वो लो रेट पे भी वर्क करने के लिए रेडी थे। There is a heavy population pressure on land to sustain huge number. Due to population pressure on the land, the per capita availability of land area is very low and not valuable for existing higher output. 2. Since per capita land availability is less, a majority of people are forced to become agricultural labor, working at lower wages. 3. Indian agriculture suffers from lack of better technology and irrigation facilities. 4. Mostly people who are not educated or not trained properly are engaged in agriculture, so it adds to low productivity in agriculture. इंडिया के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज भी उस वक्त नहीं थी जिसकी वजह से हम लोग अच्छा एग्रीकल्चर कर सके। और एक और दूसरा कारण था कि उनके पास अच्छा एजुकेशन भी नहीं था, वो अच्छे से ट्रेंड भी नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग एग्रीकल्चर में जुड़ते जा रहे थे। अगर वो ज़्यादा अच्छा उनके पास एजुकेशन होता या फिर वो लोग कुछ अच्छी चीज किसी प्रोफेशन में ट्रेंड होते तो वो कुछ और भी वर्क कर कर अपना लाइवलीहुड गुजार सकते थे। बट क्योंकि वो कम एजुकेटेड थे और दूसरा कारण था अच्छी टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो वो लोग फोर्सफुली वो लोग को एग्रीकल्चर वर्क ही करना पड़ रहा था। You can show this MCQs from the textbook as well. ये सारी की सारी चीजें टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। Another very disheartening thing about India is that it has world's largest number of poor people. poverty and inequality का भी पॉइंट है, जिसमें एक दूसरा भी कारण था। India is that world's largest number of poor people. सबसे ज्यादा poor people जो गरीब लोग हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। Sorry. As per reports of Government of India, in 2011 and 12, about 269.3 million people in India were poor. According to the reports of 2011 and 12, 11-12 के reports के हिसाब से 269.3 मिलियन पीपल जो इंडिया में थे वो पुअर थे। दिस वाज अबाउट 22% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, मतलब ये पूरी 100 पॉपुलेशन में से 22% पॉपुलेशन जो थी वो पुअर में काउंट की जाती थी। एज पर्सन इज टर्म्ड पुअर इफ ही एंड शी इज नॉट एबल टू कंज्यूम द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड टू गेट अ मिनिमम कैलोरीज वैल्यू ऑफ 2400 in rural areas and 2100 in urban areas। ये फिक्स किया गया था। अगर 2400 कैलोरीज अगर रूरल एरिया में एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं ले पा रहा है, कंज्यूम नहीं कर पा रहा है, तो वो इस कैटेगरी में काउंट होगा। एंड 2100 इन अर्बन एरियाज, अगर वो 2100 कैलोरीज अगर वो अर्बन एरियाज में नहीं कंज्यूम कर पा रहा है तो वो इस कैटेगरी में काउंट होगा। For this, the person must earn the required amount of money as well as to buy the food items. The government has also estimated that the required amount of money is 816 in rural areas and 1000 in urban areas. अगर per month एक particular person 816
रूरल एरिया में नहीं कमा पा रहा है, या 1000 रुपीज इन अर्बन एरियाज में नहीं कमा पा रहा है पर हेड, तो ये इस कैटेगरी में काउंट होते हैं। दिस comes to about 28 rupees 28 in the rural areas and 33 in urban areas per head per day के हिसाब से इतना एक पर्टिकुलर पर्सन को कमाना चाहिए, अदरवाइज वो इस कैटेगरी में काउंट होंगे। दिस इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। अगर इस इतना नहीं कर रहे हैं तो वो इस लाइन में आते हैं या इससे नीचे आते हैं, अंडर पॉवर्टी लाइन। If you can say below poverty line, BPL. This implies that 269.9 billion people of India were not able to earn such little amount in 2011 and 12. ये 2011 and 12 का रेशियो दे रखा है जिसमें इतने लोग थे 269.9 बिलियन पीपल, ये MCQs का पार्ट बन सकता है, of India were not able to earn such a little amount. Poverty goes with inequality in income and wealth distribution. Very few in India possess material and wealth, while majority have control over no or very little wealth in terms of landholding, house, fixed deposit, shares of companies, saving, etc. Only top 5% of a household control about 13% of total wealth in India, while the bottom 60% of household has control over only 13% of the wealth. This indicates concentration of economic power in very few hands. Inequality का part दिख रहा है. Another issue linked to poverty is the problem of unemployment. ये भी एक दूसरा कारण था जिसके वजह से poverty दिखाई दे रही थी. This is the biggest issue in our country, unemployment, जहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है या कुछ वर्क करने के लिए नहीं मिल रहा है. One of the most important reason of poverty in India is that there is a lack of job opportunities, जिसके वजह से लोग कमा नहीं पा रहे हैं. For all the person who are in the labor force of the country, और यही एक कारण है जिसकी वजह से labor force हमारा बढ़ता जा रहा है. Labor forces comprises of the adult person who are willing to work. Labor forces comprises person who are willing to work. If adequate number of jobs are not created every year, the problem of unemployment will grow. अगर हर साल ये जितना required amount of jobs है वो अगर न create की जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, वो unemployment का part बन सकता है. Unemployment ये बढ़ता ही रहेगा. In India, every year, large number of people are added to the labor force due to the increase in the population. Population increase हो रही है, but उसके सामने उतने number of job opportunities available नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि unemployment में लोग बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को employment नहीं मिल पा रहा है. Increase in number of educated people, lack of expansion of industrial and service sector at a required speed, etc. So far we discussed the negative features. ये सारे negative features थे जिसकी वजह से हमें employment नहीं मिल रहा है और per capita income बढ़ नहीं रहा है. There are certain positive features of Indian economy as well. कुछ positive features भी, ये जो हमने देखे वो सारे negative थे. अब हम लोग कुछ positive features भी देखते हैं. ये कुछ पॉजिटिव फीचर्स है. हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन और इन्वेस्टमेंट. At the time of independence, one of the major problems of Indian economy was deficiency in the capital stock in the form of land, building, machinery and equipment, saving, etc. In order to continue the cycle of economic activities such as production and consumption, a certain ratio of production must go towards saving and investment. अगर हमें इकोनॉमी की एक्टिविटीज को प्रॉपरली सही तरीके से चलानी हो, जिसकी वजह से सारी चीजें पूरी साइकिल अच्छे से चले, तो उसके लिए क्या जरूरी है, तो कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों ही उतने ही लेवल पे चलना चाहिए. प्रोडक्शन भी उतना ही होना चाहिए और सामने कंजप्शन करने वाले भी होने चाहिए. A certain ratio of production must go towards the saving and investment. सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इन लोगों में दोनों में जरूरी है.
However, the required ratio was never generated in the first 4 to 5 decades after independence. Decades, 10 years. We count 10 years as a one decade. तो उसी हिसाब से 4 to 5 years तक after independence ये चीजें हो ही नहीं पा रही थी, जनरेट ही नहीं की जा रही थी. The simplest reason being higher consumption of necessary items by the population of whom most happen to be poor or lower middle income class. Collective household saving was very less due to this consumption of durable items was very less. Long term टिकने वाली उससे durable items भी कहा जाता है. But in the recent years things have changed. Economics have calculated that in order to support the growing population, India requires 14% of its GDP to be invested. 14% पूरे GDP का 14% हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. It is encouraging to note that the saving rate of India for the year 2011 stand at 31.7%. The ratio of gross capital formation was 36.6%. This is possible because people are now able to save in a bank, consume durable goods, and there has been large scale investment taking place on a public utilities and infrastructure. अब in 2011 में 31.7%. अब क्या हो रहा था, लोग एबल हो रहे थे कि वो कुछ ना कुछ सेव करें इन द बैंक, कंज्यूम कुछ अच्छे ड्यूरेबल गुड्स भी वो कंज्यूम कर पाए, तो लोग अब एबल हो रहे थे. Planned economy. This is the last point and important point as well. Last year के papers में भी कहीं ना कहीं ये point के बारे में पूछा गया है. What is planned economy? India is a planned economy. हम लोग इंडिया को, हमारी जो इकोनॉमी है उसे planned economy भी बोलते हैं. Its development process has been continuing through 5 years plan since the first plan period during 1951 to 56. 1951 to 56. हमारी जो प्लान इकोनॉमी है वो 5 years प्लान के ऊपर बेस्ड है. एवरी 5 years हमारी प्लानिंग होती है. तो फर्स्ट जब की गई तो ये 1951 to 56 का टाइम पीरियड था जो फर्स्ट 5 year प्लान हुआ. द एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इज वेरी वेल नोन. थ्रू प्लानिंग द कंट्री सेट्स इट्स प्रायोरिटीज फर्स्ट एंड प्रोवाइड द फाइनेंशियल एस्टिमेट्स टू अचीव द सेम. हम लोग पहले अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे पहले जरूरत है, और हम लोग उसको पहले डिजाइन करते हैं पूरा, और पूरा एस्टिमेट निकालते हैं, और उसके लिए पहले हम लोग वर्कआउट करते हैं, फिर हम लोग दूसरी चीजों की तरफ बढ़ते हैं. Accordingly, efforts are made to mobilize resources from various sources at least cost. और accordingly हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या रिसोर्सेज हमें जरूरत है, हम लोग उसे लीस्ट कॉस्ट पे फाइंड आउट करते हैं और उसे कंप्लीट करते हैं. इंडिया हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड 11 5 years प्लान पीरियड्स एंड 12 प्लान इन प्रोग्रेस. 11 कंप्लीट करके 12th में कंटिन्यू है. आफ्टर एवरी प्लान अ रिव्यू इज मेड एनालाइजिंग द अचीवमेंट एंड शॉर्टफॉल्स. अकॉर्डिंगली थिंग्स आर रेक्टिफाइड इन द नेक्स्ट प्लान. एक प्लान होने के बाद अगर उसमें कुछ चीजें ऊपर में जो लगी तो उसको नेक्स्ट प्लान में, नेक्स्ट 5 years प्लान में रेक्टिफाइड करते हैं कि भाई इसके वजह से ये चीज थोड़ा इश्यूएबल हुआ या फिर हाई कॉस्ट में गया, तो उसे दूसरा कुछ तरीका अपनाकर उसे लो कॉस्ट में करते हैं और उसे रेक्टिफाइड करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी प्रॉफिट में चले. टुडे इंडिया इज ग्रोइंग. After every plan review is made analyzing the achievement and shortfalls, accordingly things are rectified in the next plan. Today India is a growing economy and recognized everywhere as a future economic power. हमारी growing economy है, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग स्टेज पे है. हम लोग डेवलपिंग स्टेज पे आते हैं, ना कि डेवलप्ड स्टेज पे. There are 3 stages. एक तो अंडर डेवलप्ड स्टेज होता है, एक डेवलपिंग स्टेज होता है और एक ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेज होता है. तो हम लोग डेवलपिंग पे है, जहाँ पे कुछ न कुछ नई चीजें आती रही है, हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट कर रहे हैं. तो वी आर ऑन द डेवलपिंग स्टेज. The per capita income of the India is growing at a higher rate than before. पहले से हम लोग अब हमारा per capita जो इनकम है वो इंक्रीज होता जा रहा है. India is seen as a big market for a various product. All these are possible due to the planning in India.
हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बड़े मार्केट में हमारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए हमारा एक मार्केट बहुत बड़ा है। ऑल दिस आर पॉसिबल ड्यू टू प्लानिंग इन इंडिया। ये सारी चीजें पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग के साथ वर्क कर रहे हैं इस वजह से। ये कुछ रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया है। एग्रीकल्चर का रोल हमारे इंडिया में कैसे रहा ये चीज बता रहा है। एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इट इज द सप्लायर ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल इन अ कंट्री। हम लोग इसी के बेस पर बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर वी आर लिविंग, राइट। एग्रीकल्चर हमें फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। At the time of independence, more than 70% of India's population depended on the agriculture to earn livelihood. अपनी जीवन का रोजगार जीवन को चलाने के लिए 70% at the time of independence, 70% of people were dependent on agriculture. Accordingly, the share of agriculture in the national product income was high as 56.6% in 1950 and 51. However, wide development of industries and services sector during the planned periods, the percentage of population depending on agriculture as well as the share of agriculture in the national product has come down. In 1960, the percentage of labor force engaged in agriculture activities was 74, which gradually came down over the years to 51% in 2012. 1960 में ज़्यादातर लोग लेबर फोर्स जो था वो एग्रीकल्चर में था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ग्रेजुअली ये कम होता गया। 2012 पे जब आया तो ये सिर्फ 51% बन के आया, 51% ही उसमें इंगेज है इन, और बाकी सारे दूसरी सारी इंडस्ट्रियल में या फिर अलग अलग जगह पे खुद का बिजनेस वगैरह वैसे सब डिवाइड हो गए। In 1960, the share of labor force in industry and service sector stood at 11 and 15%. 11 and 15% पे बनकर रह गया, respectively. But in 2012, this share has increased to 22.4 and 26.5%, respectively. It has been observed in most of the economies that along with economic development, shift in the labor force from agriculture to industry and service sector takes place. सर्विस सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो सर्विस सेक्टर का पार्ट होते हैं। तो लेबर फोर्स जो एग्रीकल्चर में इंगेज था वो ट्रांसफर होकर इस तरफ आ गए, इंडस्ट्रीज वगैरह में जुड़ गए या फिर सर्विस सेक्टर में जुड़ गए। एग्रीकल्चर इज अ सोर्स ऑफ फूड सप्लाई। ये फूड सप्लाई का सोर्स है। द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन has increased from nearly 55 million tons in 1950-51 to 259 million tons in 2012. जो 1950 और 51 में जो 55 मिलियन टन्स हुआ करता था हमारा ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो अब इंक्रीज होकर 2012 में 259 मिलियन हो गया, 1/3। Because of growth in food grain production, India's dependence on import of food grains has declined and almost become nil. Keeping in view the rapid growth in India's population, increase in the food grains was necessary, which country achieved significantly. Except for pulses, increase in food grains has been more possibly by increase in the cereals, various cash crops. Agriculture is also a major source of foreign exchange earning through export. Export से हम लोग एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट से हम लोग फॉरेन एक्सचेंज भी अच्छा कर रहे हैं। The share of agriculture in India's export in 2011 and 12 was 12.3%. ये इतना शेयर जो था इंडिया हमको मिल रहा था। The major item of export includes tea, sugar, tobacco, spices, cotton, rice, fruits and vegetables. इतनी सारी चीजें हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे बाहर की कंट्रीज में। This is an IMP point. Growth of industry in India. Industry में भी growth हुआ। Industry or the secondary sector of economy is another important area of economic activity. ये भी एक important area है economy में। After independence, the government of India emphasizes the role of industrialization in country's economic development in the long run.
Accordingly, the blueprint of industrial development was made through Industrial Policy Resolution IPR in 1956. This is an MCQ part. ये MCQ part बन सकता है, like Industrial Policy Resolution मतलब IPR जो 1956 में किया गया. The 1956 policy emphasized on establishment of heavy industries with the public sector taking the lead in this area. Adoption of heavy or basic industries strategy was justified on the ground that is will reduce the burden on agriculture, enable growth in the production, consumer goods industries as well as small industries that are helpful for employment generation and achieving self-reliance. अब जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज हेल्पफुल फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड अचीविंग द सेल्फ रिलायंस. इसकी वजह से भले वो छोटी हो या बड़ी हो, इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था और वो खुद सेल्फ रिलायंट हो रहे थे, कुछ ज्यादा कमा पा रहे थे, कुछ वर्क उनको मिल रहा था कि जिसकी वजह से वो कुछ वर्क करे और उसमें से वो पैसे कमाए और अपना जो जीवन जो है लाइफ है उसको स्पेंड कर सके. After the adoption of IPR 1956, there was a tremendous growth in industrialization during the second and third plan period. Second और third plan period चला था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन करा गया 1956 में. ग्रोथ हो रहा था, इंडस्ट्री सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगा 1956 कब करने के बाद, क्योंकि IPR जो था उसको एडॉप्ट जब किया, IPR को जब एडॉप्ट किया तब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जब ये पास आउट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तब 1956 to 61 and 1961 to 66 ये जो प्लान पीरियड थे तब पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम टू दिस public sector contributed maximum to this growth, but towards the end of 1960 investment in industry was reduced, which adversely affect the growth rate. इसमें adverse मिला, reduce होने लगा, कम होने लगा, तो investment जो था वो कम होने लगा, तो growth rate भी कम होने लगा, affect होने लगा growth rate भी. In the 1980s this trend was reversed and investment in industries were increased by making the infrastructure base such as power, coal, rail much stronger. इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने लगे, पावर, कोल और इन लोगों में भी इंक्रीज होने लगा, जनरेट होने लगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होने लगा. इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज वाज इंक्रीज्ड बाय मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाया हमने किसमें, तो पावर, कोल में. कोल आई मीन टू से कोल जो कोयला होता है वो. रेल मच स्ट्रॉन्गर. In early 1990, it was found that public sector undertaking were not performing up to expectations. 1990 में ये फाइंड आउट किया गया जो पब्लिक सेक्टर है वो एक्सेप्टेशंस जो हमने डिसाइड किया था, जो डिसाइड किया हुआ जो हम लोगों ने फोरकास्टिंग किया था उसके हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर रहा है पब्लिक सेक्टर. There has been reports of mismanagement in this undertaking resulting in loss. मिसमैनेजमेंट होने की वजह से लॉस होने लगा. So in 1991 the government of India decided to encourage the role of private sector in industrial development, removing the rigid license system which is known as liberalization and allow international players to compete in the domestic country as well as domestic players to explore foreign territories. ये सिचुएशन देखने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को कम कर दी जाए या निकाल दी जाए, तो उसको नाम दिया गया लिबरलाइजेशन. डिसाइड टू इंकरेज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, रिमूव द रिजिड लाइसेंस सिस्टम को निकाल दिया व्हिच इज नोन एज लिबरलाइजेशन. आप थोड़ा लिबरल बिहेव किया और इंटरनेशनल प्लेयर्स को इन द सेंस कि इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स थे उन लोग को भी इंकरेज किया कि वो हमारे डोमेस्टिक उसमें थोड़ा इन्वेस्ट करे और उनकी कंपनीज डाले.
तो वो लोग ये लाइसेंस सिस्टम न होने की वजह से वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से समवेयर हमें ही फायदा था कि हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और हमारी कंट्री को भी इसके वजह से फायदा हो। डोमेस्टिक प्लेयर्स भी फॉरेन टेरिटरीज में सेंड कर सके आइटम्स जो है। द एम ऑफ टेकिंग ऑल दिस स्टेप्स वाज टू स्ट्रेंथन द प्रोसेस industrialization in the country, such as model of industrial development is called liberalization, privatization and globalization, LPG model। ये फाइंड आउट किया गया है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग आप एक व्यू ले लेना। आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ दिस व्यू न्यू पॉलिसी in 1991, there has been a phase of growth followed by a slowdown in the industrial development progress. In the early years of 1990, there was significant growth in industrialization due to the increase in investment in infrastructure, reduction in excise duty, availability of finance, etc. But towards the end of 1990, the growth rate slowed down due to the stiff competition from international companies. International companies के competition के साथ हमारा growth rate कम होने लगा, क्योंकि वो मार्केट में उनकी भी प्रोडक्ट्स आने लगी, तो हमारी प्रोडक्ट्स से ज़्यादा उनकी प्रोडक्ट्स बेहतर और कम रेट में मिल रही थी। तो क्या हुआ कि हमारा उनके साथ कंपटीशन होने लगा, हमारी जो है वो लोग नीचे डल गए और इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स थे वो कंपनीज थी वो ऊपर आ गई। इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट न मिलने की वजह से भी ये हो सका। However, in the beginning of a new millennium between 2002 to 2008, there was again some recovery due to the increase in saving rate of 23.5% in 2001 and to 37.4% in 2007 and 8. Even the competition from the foreign companies helped. During this phase, the domestic companies could create enough internal strength in terms of quality control. तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो थी उन लोगों ने भी क्वालिटी पे कंट्रोल किया, फाइनेंस एंड कस्टमर केयर एक्सेट्रा विद स्टैंड द कंपटीशन। तो हम लोग उस कंपटीशन में स्टैंड हो पाए बिकॉज ऑफ गुड क्वालिटी। However, after 2008 and 9, there was some slowdown in industrial growth due to the rise in petroleum price. पेट्रोलियम प्राइस के बढ़ने की वजह से भी स्लो डाउन होने लगा। इंटरेस्ट रेट, बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड व्हिच हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ लायबिलिटीज फॉर द डोमेस्टिक कंपनीज। डोमेस्टिक कंपनीज फॉर अब्रॉड से जो बोरो करती थी तो उसके वजह से भी वो स्लो डाउन होने लगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है कम होता है।